सॉल्यूशन के चैप्टर में आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे सोल्युबिलिटी या विलेयता जिसे कहते हैं। होती क्या है सोल्युबिलिटी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट कितनी डिजोल्व है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो उसकी सोल्युबिलिटी बोली जाती है। कैसे मैं इसको डेफिनेशन के रूप में लिख दूं तो ऐसे लिखेंगे, देखो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये सबस्टांस अपना सोल्यूट भी हो सकता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिजोल्ड इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ solvent at a particular temperature is known as the solubility of substance in solvent या in liquid। ठीक है कि एक निश्चित मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सोल्यूट की किसी लिक्विड में या सोलवेंट में कितनी डिजोल्व है वो उसकी सोल्युबिलिटी बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम अमाउंट जब किसी सोलवेंट में सोल्यूट की डिजोल्व हो, उससे ज़्यादा वो डिजोल्व नहीं हो सके तो एक प्रकार का सेचुरेटेड सॉल्यूशन ही बोला जाता है। तो मतलब ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन से ही डिफाइन किया गया है एक टाइप से। ठीक है, अब ये जो सोल्युबिलिटी है इसको हम दो टाइप से पढ़ेंगे यहाँ पर। सोल्युबिलिटी को हम एक तो सॉलिड की लिक्विड में और एक दूसरी गैस की लिक्विड में। तो पहले हम लेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड की लिक्विड में सोल्युबिलिटी, इसको दो टाइप से डिफाइन किया जाता है। जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो एक तो दो सॉलिड की मैक्सिमम अमाउंट ग्राम में कितनी है पर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, वही उसकी सोल्युबिलिटी बोल दी जाती है। कैसे लिखूं? एक तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ solvent is known as the solubility of solid in solvent। इस डेफिनेशन के हिसाब से यदि हम यूनिट देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम पर 100 ग्राम। पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉलिड जो है वो कितना ग्राम प्रेजेंट है वही उसकी सोल्युबिलिटी बोली जाती है। बट ये जो यूनिट है या ये जो डेफिनेशन है ये हम एक्सपेरिमेंटली यूज में ही लेते हैं। थ्योरेटिकली यूज या फिर अपन कहें कि न्यूमेरिकल यूज में हम सोल्युबिलिटी की दूसरी डेफिनेशन काम में लेते हैं। क्या होती है डेफिनेशन? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स। अब की बार अमाउंट की जगह क्या आ जाएगा? मोल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्ड इन, मोल्स किसके हैं? ऑफ सॉलिड डिजोल्ड इन 1 लीटर सॉल्वेंट। 1 लीटर सॉल्वेंट, 1 लीटर सॉल्वेंट में सॉलिड के मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल कितने हैं वही उसकी सोल्युबिलिटी बोल दी जाती है। इसके हिसाब से यदि यूनिट देखें तो क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। प्रति लीटर में मोल की संख्या कितनी है एज ए मोलरिटी के टाइप से, वो उसकी सोल्युबिलिटी बोली जाती है। ठीक है, ये तो हुई सॉलिड की लिक्विड में सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन। अब बात करें कि सॉलिड को जब लिक्विड में डिजोल्व किया जाता है तो कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले 3-4 फैक्टर हैं, उनके अपन अलग अलग डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, पहला मैं लेता हूं नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड।
सॉलिड और लिक्विड की नेचर कैसी है। तो देखो, जो पोलर टाइप के सॉलिड होते हैं वो पोलर टाइप के लिक्विड में इजीली डिजोल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर लिक्विड में इजीली डिजोल्व होते हैं। सपोज दैट मान लो NaCl और KCl जो हैं वो पोलर नेचर के हैं। कैसी नेचर होती है इनकी? पोलर। इनको यदि अपन वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर भी कैसा होता है? पोलर, तो ये सोल्यूबल हो जाते हैं, सोल्यूबल हैं, डिजोल्व हो जाता है। बट यदि आप NaCl या KCl को बेंजीन में डिजोल्व करेंगे C6H6 में, क्योंकि ये कैसी नेचर का होता है? नॉन पोलर नेचर का होता है, तो ये सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल। ठीक है, ये सोल्यूबल नहीं होगा क्योंकि इसकी नेचर कैसी है? पोलर नेचर है। बट यदि नेफ्थलीन में ले लेता हूं, नेफ्थलीन या कपूर जिसे कहते हैं अपन, उसको यदि आप बेंजीन में डिजोल्व करोगे, बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर है, और ये कैसा है? ये भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में इजीली डिजोल्व हो जाएगा, यानी सोल्यूबल हो जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि नॉन पोलर में और पोलर में ही सोल्यूबल होता है। लाइक डिजोल्व लाइक, सेम को डिजोल्व कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड की नेचर पर भी डिपेंड करता है कि वो सोल्यूबल होगा या नहीं होगा। पहली बात, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, शुगर है, ग्लूकोज है, C6H12O6, ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके लिक्विड के अंदर डिजोल्व होते हैं। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। क्लियर है? भले ये नॉन पोलर नेचर के हों। नेक्स्ट, जो दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग है वो अपन देखते हैं टेम्परेचर। नंबर 2, जो दूसरा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया जाता है तो सपोज दैट वो बन गया सॉल्यूशन। यदि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक यानी इसमें हीट देनी पड़े, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं अपन, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब किसी प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस बताया जाता है तो उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें हीट की रिक्वायरमेंट है। यदि ये प्रोसेस एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक यानी हीट रिलीज होती है, ऑलरेडी हीट रिलीज होती हो, तो उसमें यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात हुई, ये बात डिपेंड करेगी कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ा दो, सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, और एक्सोथर्मिक होगा तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, बट यदि टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो इनके, जैसे मान लो एंडोथर्मिक वाले NH4NO3 है, KNO3 है, NH4Cl है, ये इस टाइप के जो सोल्ट होते हैं ये सब एंडोथर्मिक प्रोसेस के हैं। यदि इनको आप वाटर में डिजोल्व करोगे ना तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा करके इनकी सोल्यूबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। बट जैसे मान लो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम, बिना बुझा हुआ चूना भी जिसको कहते हैं, ये है, NaOH है, KOH है, इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं यदि आप इनको वाटर में डिजोल्व करते हो तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट रिलीज होती है, सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। ऐसे केस में आप टेम्परेचर को कम करोगे तो ही सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो कुल मिलाकर की बात ये होगी, टेम्परेचर की कहानी जो है वो सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट करती है। कुछ सोल्ट ऐसे भी होते हैं एक्सेप्शनली जिनमें एक निश्चित टेम्परेचर तक तो
इंक्रीज करने पर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, बट उसके बाद डिक्रीज हो जाती है। एक ग्लोबल सोल्ट होता है जिसका फॉर्मूला है Na2SO4.10H2O, ग्लोबल सोल्ट। इस सोल्ट की खास बात ये होती है कि इसमें 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो इसकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, एंडोथर्मिक के टाइप का बिहेव करेगा। बट इसके बाद इसमें यदि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। इसका रीज़न ये होता है कि इतने टेम्परेचर तक जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो इसके क्रिस्टलाइन वाटर के मोलिक्यूल ही इससे अलग होते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बट जब ये सारे क्रिस्टलाइन वाटर अलग हो जाता है तो उसके बाद इसकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। कुछ एक्सेप्शनली केस हैं ये, ठीक है। ये टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। अब तीसरा जो फैक्टर इफेक्टिंग में बात करूं वो मैं ले रहा हूं प्रेशर। प्रेशर क्या लगता है आपको कि सॉलिड की लिक्विड में सोल्युबिलिटी प्रेशर से इफेक्ट होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं, उनको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता। यदि आप कंप्रेस नहीं कर सकते तो इसका मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट वहाँ नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर का सॉलिड और लिक्विड की सोल्युबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कंप्रेस्ड। ठीक है, ये हुई बात सॉलिड की लिक्विड में सोल्युबिलिटी की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इनफ है, इतना ही। इसके बाद अब हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। गैस की सोल्युबिलिटी की बात करेंगे लिक्विड के अंदर, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पहले तो मैं ये बात करूं कि गैस की जो सोल्युबिलिटी होती है लिक्विड में, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है। उसको डिफाइन किया जाता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के रूप में। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के रूप में। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता क्या है, देखिए, जैसे सपोज दैट ये मेरे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। इस सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में, इस सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में जो गैस डिजोल्व है उसकी अमाउंट, इस यूनिट वॉल्यूम में गैस का जो वॉल्यूम है वो एनटीपी पर यदि अपन ऑब्जर्व कर लें, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इसके यूनिट वॉल्यूम में गैस का वॉल्यूम निकाल लें तो वो वॉल्यूम ही गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है, इसको देखो इस प्रकार से डिफाइन कर देंगे अपन। कैसे, देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एनटीपी is dissolved in a unit volume of solvent at 1 atm pressure and a particular temperature temperature is known as the absorption coefficient of gas। वही उसका absorption coefficient बोला जाता है। देखिए, अभी मैंने बताया था कि यूनिट वॉल्यूम में, सॉल्वेंट के यूनिट वॉल्यूम में गैस का वॉल्यूम निकाला जाता है एनटीपी के ऊपर, वही उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। यदि वो जितना ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उस गैस की सोल्युबिलिटी ज़्यादा है, तभी वो यूनिट वॉल्यूम में गैस ज़्यादा है। तो इसका मतलब रिलेशन ये हो गया कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोल्युबिलिटी के होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की किसी गैस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यदि मैं एक्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो, फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इन वाटर एक्वस सॉल्यूशन में हीलियम का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है वो 0.009 और अमोनिया का जो होता है वो 7.1 के करीब होता है। ठीक है,
इस मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनके बीच में और भी कई गैसों के एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इस टाइप से निकाले गए हैं। हीलियम के बाद नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, HCl है, CO2 है, इस टाइप से और भी कई गैसें यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो मतलब ये कह सकता हूँ हीलियम का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कम है, इसका मतलब हीलियम की सोल्युबिलिटी भी कम है। और अमोनिया का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि अमोनिया की वाटर में सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा है। अब इस डाटा से हम समझते क्या है वो बता देता हूँ। देखो इस 0.009 का मतलब ये है कि 1 ml वाटर में 0.009 ml हीलियम गैस उसमें डिजोल्व होती है। कितने टेम्परेचर पर? 20 डिग्री टेम्परेचर पर। ठीक है, सेम ऐसे ही 1 ml वाटर में अमोनिया कितनी? 7.1 ml अमोनिया डिजोल्व हो जाती है। क्लियर है बात? इस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के डाटा का मतलब ये है। समझ में आ गई होगी शायद बात कि जिस गैस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। क्लियर हुई बात? अब हम गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनकी चर्चा करते हैं। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बाद वही फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। पहला मैं बात करता हूं नेचर ऑफ गैस की नेचर। ध्यान देना, जो गैसें सॉल्वेंट के साथ या तो रिएक्शन करें या फिर उनमें आयोनाइज हो जाएं, उनकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है उन गैसों की कंपैरेटिवली जो न तो रिएक्शन करती हों और न ही उनमें आयोनाइज होती हों। एग्जाम्पल देखना, जैसे HCl है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये गैसें मोर सोल्यूबल होती हैं वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि सपोज दैट अपन जानते हैं अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगी? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो फिर से आयोनाइज हो जाएगा अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में। अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब अमोनिया की वाटर में यानी इसके सोलवेंट में सोल्युबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे ही HCl है वो आयोनाइज हो जाएगी H+ और Cl- के रूप में। कुल मिला के बात यह है कि जो गैसें या तो रिएक्ट करें सोल्वेंट के साथ या फिर उनमें आयोनाइज हों तो उनकी सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। गैस के नेचर पर डिपेंड कर रही है बात। ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन गैसों की जो सोल्युबिलिटी है वो कम होती है वाटर में। क्यों? क्योंकि न तो रिएक्ट करती हैं न उनमें आयोनाइज होती हैं। तो जो गैसें न तो रिएक्ट करें न आयोनाइज हों, उनकी सोल्युबिलिटी भी सॉल्वेंट में कम होती है। और दूसरे तरीके से देखें तो अभी हमने देखा था कि इनके एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू भी क्या होती है? कम होती है, इसलिए भी इनकी सोल्युबिलिटी कम होती है। जैसे अमोनिया वगैरह की एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होने की वजह से इनकी सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है। पहली बात नेचर ऑफ गैस। दूसरी बात अपन करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नंबर 2 नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो सॉल्वेंट की नेचर पर भी बात डिपेंड करेगी। सॉल्वेंट की नेचर चेंज होने से गैस की सोल्युबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। जो गैसें पोलर नेचर की होती हैं वो पोलर सॉल्वेंट में इजीली सोल्यूबल होंगी, और जो गैसें पोलर नेचर की हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल देखो HCl है, अमोनिया है, इस टाइप की जो पोलर नेचर की गैसें हैं ये पोलर नेचर के सोल्वेंट जैसे वाटर में डिजोल्व हो जाएंगी, बट ये नॉन पोलर नेचर बेंजीन वगैरह की बात करें, CCl4 की बात करें, उनमें डिजोल्व नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये है कि गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी सॉल्वेंट की नेचर पर भी डिपेंड करती है। ये बात ठीक वैसे ही होगी लाइक डिजोल्व लाइक वाली। पोलर गैसें पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर गैसें नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजोल्व होती हैं। ठीक है, अब नंबर 3 बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, जो है वो है तीसरा टेम्परेचर का इफेक्ट। देखिए जब भी किसी गैस को किसी सॉल्वेंट में बात करूं एग्जाम्पल की, तो जैसे ये H2CO3 बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस सॉल्वेंट में डिजोल्व किया आपने,
तो कार्बोनिक एसिड बना प्लस साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हुई। तो इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जहां भी होता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, वहां टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि गैस को सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो आप वहां टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जनरली मोस्टली गैसों में ऐसा ही देखा जाता है कि गैस को जब भी लिक्विड में डिजोल्व किया जाता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो उस सॉल्वेंट को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे, यानी इनकी सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। बट इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ऐसी गैसें हैं जिनको यदि आप सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि ये इन गैसों को जब आप लिक्विड में डिजोल्व करोगे तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनकी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है। ऐसे एक्सेप्शन बहुत कम हैं, इनको ध्यान रखना है। टेम्परेचर का गैस की सोल्यूबिलिटी के साथ रिलेशन हम देख चुके हैं। इसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके अंदर अपन हेनरी लॉ का डिस्कशन करेंगे। देखिए, जब भी किसी गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, तो उसकी लिक्विड में सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, जैसे सपोज दैट मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये सॉल्वेंट ले रखा है मैंने, इसके ऊपर मैंने कुछ जगह छोड़ करके पिस्टन लगा दी, ये पिस्टन लगा दी, यहाँ गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। गैस के पार्टिकल इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ये है कि जितने पार्टिकल इसमें डिजोल्व हो रहे हैं उतने छोड़ के जा रहे हैं, जितने डिजोल्व हो रहे हैं उतने छोड़ के जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन सेट है यहाँ पर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यदि मैं इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर बढ़ा दूँ, ऊपर से प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये इस लिक्विड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व हो जाएंगे। कुछ टाइम के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, बट थोड़ी देर बाद वापस इक्विलिब्रियम आ जाएगा और वो जो डिजोल्व होने की और छोड़ के जाने की जो नेचर है वो इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि प्रेशर इंक्रीज किया जाता है तो गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। इसका क्वांटिटेटिव रिलेशन सबसे पहले दिया था हेनरी ने, मात्रात्मक संबंध दिया था कि कितनी अमाउंट गैस की लिक्विड में डिजोल्व होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो देने वाला हेनरी था। इसको हम हेनरीज लॉ के नाम से जानते हैं। हेडिंग डाली जाएगी हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। हेनरी का लॉ क्या कहता है, देखिए हेनरी ये कहता है कि किसी लिक्विड में जो गैस की अमाउंट प्रेजेंट है m, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैस के प्रेशर के, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी लिक्विड में गैस की अमाउंट उस गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रेशर बढ़ाओगे गैस की अमाउंट बढ़ जाएगी, प्रेशर कम करोगे गैस की अमाउंट कम हो जाएगी, बट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐसे डिफाइन कर सकते हो, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड, amount of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas। गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बहुत सिंपल सा नियम है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, m डायरेक्ट
m इक्वल टू के इंटू पी। यहाँ के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। P क्या है, गैस का प्रेशर है, M क्या है, अमाउंट ऑफ गैस, गैस की अमाउंट है। अब हेनरी ये कहता है, अपने ही नियम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या कहता है कि यदि अमाउंट ऑफ गैस जो है इसको मैं मोल फ्रैक्शन के रूप में लूँ, गैस की जो अमाउंट है इसको किस रूप में लिया जाए, मोल फ्रैक्शन के रूप में लिया जाए, तो हेनरी के नियम को, हेनरी के लॉ को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा फिर, ठीक है। क्या कहता है देखो, उसको थोड़ा सा समझ लें पहले। ये जैसे सपोज ये कंटेनर है, इसमें ये सॉल्वेंट, यहाँ पर वही गैस के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और ऊपर ये पिस्टन लगा दिए अपन ने, ठीक है। अब क्या कहता है, सपोज दैट यहाँ पर गैस के एक से ज़्यादा टाइप की गैस हैं, N2 भी हो सकती है, H2O2 और भी कई टाइप की गैसों का मिक्सर हो सकता है। जब कई गैसें एक साथ आ जाती हैं ना, तो गैस का प्रेशर नहीं बोल करके क्या बोला जाएगा, पार्शियल प्रेशर बोला जाएगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन का पार्शियल, ऑक्सीजन का। अब ये जो पार्शियल प्रेशर और यहाँ जैसे इसमें नाइट्रोजन की जो अमाउंट है उसको मोल फ्रैक्शन के रूप में डिनोट करें तो अक्सेंटो, अक्सेंटो का मतलब नाइट्रोजन की मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही हाइड्रोजन की मोल फ्रैक्शन, ऑक्सीजन की मोल फ्रैक्शन। क्या कहता है अपने दूसरे स्टेटमेंट में हेनरी, हेनरी कहता है कि किसी लिक्विड में, लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है वो उस लिक्विड में प्रेजेंट उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि मतलब उसका जो ऊपर से जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है उस लिक्विड की सरफेस पर, वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड में कितने हैं। यदि ये मोल फ्रैक्शन यहाँ ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर भी ऊपर से ज़्यादा लगेगा, और मोल फ्रैक्शन ही कम होंगे तो पार्शियल प्रेशर भी ऊपर से कम लगेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, देखो सेकेंड स्टेटमेंट को कैसे, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, particular temperature the partial pressure of gas on the surface of liquid, on the surface of liquid is directly proportional to the mole fraction of gas in liquid। लिक्विड के अंदर उसकी मोल फ्रैक्शन कितना है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो कि P पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, या फिर P गैस इक्वल टू KH इंटू अक्स गैस लिख सकते हैं, ठीक है। ये हेनरी लॉ का दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ ये KH क्या है, वैसे देखा जाए तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट इसको हेनरी के नाम से जोड़ा जाता है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। इस हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट किए गए अलग अलग गैसों के अलग अलग सॉल्वेंट के साथ। ये ले लिया मैंने पार्शियल प्रेशर और ये ले लिया मैंने मोल फ्रैक्शन। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। इस ग्राफ का जो स्लोप आता है, स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, राइज अपॉन बेस के इक्वल। राइज क्या है, पी गैस इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और बेस क्या है, अक्स गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इस प्रकार से ये जो स्लोप है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो किसके इक्वल होगा, के एच की भी इक्वल है। y इक्वल टू एम एक्स नेचर का ये ग्राफ है
जिसमें इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, बट ये जो स्लोप है ये किसको डिनोट कर रहा है, KH को। तो इस ग्राफ का स्लोप निकाल करके अपन KH की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है, KH की वैल्यू अलग अलग टाइप की गैसों के लिए अलग अलग सोलवेंट में लेकर के ये ग्राफ निकालेंगे, सब में एक जैसी नेचर का ग्राफ आया, KH की वैल्यू सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट आएगी। ठीक है, इसी इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, देखो यदि मैं इसको ऐसे कहूं KH इक्वल टू पी गैस डिवाइड बाई अक्स गैस, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, यदि इस टर्म्स में मैं जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है इसको मैं कांस्टेंट ले लूं, मान लो ये कांस्टेंट है, तो फिर KH और अक्स गैस के बीच में रिलेशन कैसा आएगा, जो ही अक्स गैस इंक्रीज करोगे KH डिक्रीज होगा। गैस का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करने पर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अक्स गैस क्या है, गैस का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक टाइप से उस गैस की सोल्युबिलिटी तो है, मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा सोल्युबिलिटी है, मोल फ्रैक्शन कम है तो सोल्युबिलिटी भी कम है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, डिक्रीज होती है, गैस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। एक तो ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है। दूसरा, जो KH का टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखा गया वो ये देखा गया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KH की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH बढ़ेगा, KH बढ़ेगा तो अक्स गैस डिक्रीज होगा, यानी गैस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये तो हम जानते हैं, अभी भी देखा था, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। ये चीज़ फायदेमंद है किसके लिए, एक्वेटिक स्पीसीज जो होती हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो गर्म वाटर की अपेक्षा ठंडे कोल्ड वाटर में ज़्यादा इजीली रह पाते हैं। क्यों, क्योंकि ठंडे वाटर में ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो ब्रीदिंग करने में उनको आसानी रहती है। गर्म वाटर में ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो KH इंक्रीज हो जाता है, KH इंक्रीज हो जाएगा तो अक्स गैस डिक्रीज हो जाएगा, यानी गैस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है बात, ये हेनरीज लॉ की बात हुई। अब अपन बात करेंगे हेनरी लॉ की कुछ लिमिटेशन और इसके एप्लीकेशंस के बारे में। कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, कुछ इसके एप्लीकेशंस भी हैं, वो क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। पहले मैं बात कर रहा हूँ लिमिटेशन की। लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशन ये है कि हेनरी लॉ तभी एप्लीकेबल है जब प्रेशर एक निश्चित अमाउंट तक ही दिया जाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके भी आप गैस की सोल्युबिलिटी को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया प्रेशर जो है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 जो अपन इसकी लिमिटेशन देखें तो टेम्परेचर है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम टेम्परेचर पर भी गैस की सोल्युबिलिटी उतनी नहीं हो पाती है प्रेशर बढ़ाने पर जितनी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर होती है। क्लियर है बात, तो टेम्परेचर भी एक निश्चित अमाउंट में होना चाहिए वहाँ पर। और तीसरी जो लिमिटेशन है वो बात मैं ये कर रहा हूँ कि जिस भी गैस की अपन लिक्विड में सोल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं वो उसके साथ न तो सोल्यूबल होनी चाहिए न रिएक्ट करनी चाहिए उसमें। तो यदि वो ऑलरेडी सोल्यूबल या रिएक्ट कर रही है या आयोनाइज हो रही है तो हेनरी का कोई इफेक्ट ही नहीं रह जाएगा वहाँ पर प्रेशर वगैरह का। जैसे सपोज दैट अमोनिया है, अमोनिया को वाटर में डिजोल्व करते हो तो हेनरी लॉ अप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अमोनिया इजीली अपने उसमें डिजोल्व हो जाती है। बट यदि अमोनिया को ही आप बेंजीन में डिजोल्व करते हो तो हेनरी लॉ अप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रेशर इंक्रीज करके गैस की इस लिक्विड में सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो, तभी अप्लीकेबल है। तो इसका मतलब तीसरी लिमिटेशन ये होगी ना कि जो गैस है वो सोलवेंट के अंदर रिएक्ट नहीं करे या आयोनाइज नहीं हो, तभी हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। ये इसकी 2-3 लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस की बात कर लें, क्या काम आता है ये एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ।
एप्लीकेशंस, देखो इसका पहला एप्लीकेशन सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोतल्स होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर पर सील की जाती है। अब जब उसको खोलते हैं तो आवाज़ आती है गैस निकलने की, तो वो हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग ही तो कहता है ना कि प्रेशर इंक्रीज करके गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी इंक्रीज की जा सकती है। क्लियर हुई बात? मतलब सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में जो CO2 की सोल्युबिलिटी है, हाई सोल्युबिलिटी है, वो प्रेशर इंक्रीज करने पर ही होती है। प्रेशर डिक्रीज कर दोगे, ऊपर से ढक्कन खोलोगे तो गैस रिलीज हो जाती है। हेनरी के नियम के अनुसार ही बात है। दूसरी बात, दूसरा जो इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं, ये डाइवर्स जो होते हैं, सी डाइवर्स, समुद्री गोताखोर, जब ये सी की डीप में जाते हैं, समुद्र की गहराई में जाते हैं, तो वहाँ पर ये अपने पीछे एक सिलेंडर बांध के ले जाते हैं ब्रीदिंग करने के लिए। उस सिलेंडर से जब ये ब्रीदिंग करते हैं तो हाई प्रेशर पर गैस इनके अंदर जाती है। हाई प्रेशर पर गैस अंदर जाएगी तो जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह है वो इनके ब्लड में ज़्यादा डिजोल्व हो जाएंगी। ज़्यादा डिजोल्व हो जाएंगी तो अंदर रहें तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, बट जब वही डाइवर्स बाहर आता है, सरफेस पर आता है, वो मास्क हटा करके सिलेंडर को हटा देता है, तो बाहर प्रेशर अचानक से कम हो जाता है। प्रेशर कम होगा तो जो ज़्यादा अमाउंट में गैस उसके ब्लड में डिजोल्व हो चुकी वो वापस रिलीज होगी फिर, और वो रिलीज होती है बबल्स के रूप में। उसकी वेन्स में बबल बनना शुरू हो जाते हैं, बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। उसको बैंड्स नाम दिया जाता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कहा जाता है? बैंड्स। वो बैंड्स की जो प्रॉब्लम है वो कई बार डाइवर्स के लिए जानलेवा हो जाती है, मतलब उसकी डेथ का कारण भी बन जाती है। इसलिए क्या करते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं उनके सिलेंडर में जो गैसें भरी जाती हैं उनमें हीलियम भी मिलाई जाती है 11.7%, उसमें नाइट्रोजन होती है 56.2%, उसमें ऑक्सीजन होती है 32.1%। ये फिक्स रेशियो है उनके सिलेंडर के अंदर गैसों का। अब इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात तो समझ में आती है, अपने एटमॉस्फेयर में भी यही दोनों ज़्यादा गैसें हैं, बट हीलियम क्यों मिलाई जाती है? वी नो दैट हीलियम का अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बहुत कम होता है। ये इन गैसों को सोल्यूबल होने से रोकती है, ज़्यादा सोल्यूबल होने से रोकती है, ताकि जब वो बाहर आए तो वो बबल्स उसके वेन में नहीं बने। क्लियर है बात? तो मतलब ये सारी बातें भी हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग है। तीसरा जो एप्लीकेशंस है वो ये है कि जो हाई प्लेस, जैसे पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई वाले स्थानों पे जो लोग रहते हैं, वहाँ हम जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट में जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है, एयर का प्रेशर कम होगा तो वहाँ के जो लोग हैं वो कम प्रेशर में ब्रीदिंग करते हैं, कम प्रेशर में श्वसन क्रिया करते हैं, तो उनके ब्लड में ऑक्सीजन भी कम अमाउंट में डिजोल्व होगी। कम अमाउंट में ऑक्सीजन डिजोल्व होगी तो उनके जो इफेक्ट पड़ता है वो थिंकिंग पावर पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब उनकी सोचने की जो क्षमता है, थिंकिंग पावर है, वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। उसको एक स्पेशल डिजीज नाम बन जाती है, वो कहते हैं एनोक्सिया नामक डिजीज बन जाती है वो। ये जो एनोक्सिया डिजीज है ये किस वजह से है? वहाँ प्रेशर कम है, हाई एरिया में प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन कम डिजोल्व होगी, ऑक्सीजन कम डिजोल्व होने से थिंकिंग कैपेसिटी कम, और कौन सा रोग बन जाता है? एनोक्सिया रोग बन जाता है। ये भी मतलब हेनरी के लॉ का ही एक एप्लीकेशंस है। कुल मिलाकर के आज अपन ने सॉलिड की लिक्विड में और गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी का डिटेल से स्टडी कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।